शिव कुमार अनाज मंडी सिजादपुर से हूँ जी मैं। मेरा एक केस था बैंक के साथ। 5 साल वहां से केस लड़के 2018 में केस डला था। 5 साल में फैसला आया उसका मेरे पक्ष में। कौन सा बैंक है सर? दीवान हाउसिंग था, उसके बाद वो पीरामल ने टेक ओवर किया हुआ है उसको। 14 जुलाई को 2023 में मेरे पक्ष में आ गया। सबसे पहले मैं बैंक के पास गया कि मेरे को बताओ जी कितना मेरा ओवर ड्यू है, क्या है, लेन देन भी मेरे से लो और मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा दिलवाओगे। उन्होंने कोई आई गई नहीं दी। उसके बाद मैं यहाँ डीसी साहब के पास आया। पहले यहाँ से 1 महीने में जल्दी जल्दी कम मेरी वहां पहुंची। पहले तहसीलदार ने और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी राजीव चोपड़ा, वो उसके पास भेज देता। अभी पहले वो करेगा, वो कहते था तहसीलदार कहते था उसके बाद जो दोनों ने 19/1/24 को मेरे को मतलब सारा घूम है नहीं। 19/1/24 को प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई। उसके बाद मैं 7 फरवरी 2024 को डीसी साहब के पास अपील लगाई अपनी, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई जी 6 महीने में, अब मेरे को कब्जा दिलवाओ इसका। आप क्या समस्या है? 7 मार्च को उन्होंने 1 महीना बाद उन्होंने ऑर्डर कर दिए भी 7 दिन के अंदर अंदर इनको प्रॉपर्टी का कब्जा दो। राजीव चोपड़ा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया, एसपी को भी कॉल कर दी और एसडीएम को भी कर दी। आज मंत्री साहब से मिले क्या? आज मंत्री साहब से तो यहाँ ग्रीवेंसेस की मीटिंग में मैं 2 बार पहले दे चुका हूँ। 16 जुलाई को दी थी, फिर 21/12 को दी, आज फिर दी। मैं तो वही निवेदन करिए भी ये जायज काम है और मैं धक्के खांदा फिर रहा बुजुर्ग आदमी हूँ। संतोष क्या जी, पिछली मीटिंग में मैंने यूं कह दिया था भैया आपका काम है क्या, बोलने की जरूरत नहीं आपको, भी मीटिंग खत्म होगी एसडीएम को मिल लेना अपने नैनगढ़ वाले को। उनको मिला, वो कह रहे मेरे से पहले जो एसडीएम थी उसने रोक लगा रखी था आपके काम। मैंने कहा मैंने बताओ कुछ, मैंने कुछ नहीं बताया। और फिर आरटीआई से मैंने अपने केस का स्टेटस जाना। 21/8 को उन्होंने मार्केट कमेटी के राजीव चोपड़ा ने लेटर दिया एसडीएम को और एसडीएम ने और कह दिया कि इसको शिकायत को कष्ट निवारण समिति में ना सुना जाए। तो मैं ये आया था आज भी सुने क्यों ना जाए, क्या कारण है। जो बैंक के पैसे देने हैं मैंने वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। कई बार चक्कर लगा लिए उनके पास जाके, कोई आई गई नहीं दिन दे। और जो ऊपर की अपील डाल दी कंपनी ने ऊपर की कोर्ट में, 1 साल 1.5 साल है लिया उसने डाली, तो आज तक उस कोर्ट ने मेरे को इनको स्टे नहीं दिया। किस चीज के पैसे? मैंने लोन लिया था जी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। हाँ जी, मेरे को जिस टाइम देने थे 20 लाख रुपए के लगभग देने थे बाकी। और उसके बाद जैसे ही केस मेरे फेवर में आया, मैंने बैंक वाले ने कहा भी अंकल जी बोलो आपने क्या क्या चाहा, केस तो आपके पक्ष से फेवर में हो गया। मैंने कहा जी दोनों बातें बता दो मेरे को, 1 टाइम में कितने पैसे देने हैं और अगर लोन चालू करता हूँ तो क्या ओवर ड्यू देना, कितनी किस्त बनेगी। और प्रॉपर्टी किसके पास? प्रॉपर्टी किसी को दे रखी जी बैक डेट में, रेंट पे उन्होंने, उनके नाम तो कुछ नहीं है जिन्होंने परचेज करी थी बैंक से। रजिस्ट्री स्टैम्प मेरे नाम है, इंतकाल मेरे नाम दर्ज है। ये कि मेरा मैं धक्के खांदा फिर रहा जी, 2 साल होने आए। दिल्ली भी मैं जाया, जो वहां कोर्ट में है उसके लिए भी मैं भुगतूंगा जो ऑर्डर आदेश आएंगे, लेकिन इस टाइम तो मतलब मालिक मैं हूँ तो मेरे को कब्जा मिलना चाहिए। आज बहुत ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से निरंतर देश तरक्की पे है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरे देश का मान विश्व पटल पे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जहां आपने अर्थव्यवस्था की बात की, बिल्कुल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस तेज गति से अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है, आज 4थे नंबर पे आ गया है और आने वाले समय के अंदर ये और भी आगे जाएगा। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है, लगातार वो कहते भी हैं कि जल्दी ही भारत जो है वो तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़े देशवासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है। भारत की अर्थव्यवस्था सुधरने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं कि ना तो भर्तियां हो रही है, ना कोई काम हो रहा है और निजीकरण हो रहा है, तो कैसी
अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी? देखिए, किसने उठाया? भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। देखिए, जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको तो केवल और केवल इस तरीके की बयानबाजी करना, जहां उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए था आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके नेतृत्व के अंदर आज देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, वही वो इस तरीके की सवाल उठाना उनकी फितरत के अंदर है। कभी वो सेना पर सवाल उठाने का काम करते हैं, कभी कोई भी चीज़ हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो, उस पर भी सवाल उठाने का काम वो करते हैं, उनकी आदत में शुमार है। कांग्रेस ने एमपी और हरियाणा में कमेटियां गठित की है संगठन बनाने के लिए, जिला स्तर पर अब संगठन बनाएंगे कांग्रेस। चलो, वो अपना इंटरनल मामला है उनका, वो करे। लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कि लंबे समय तक तो उनका कोई संगठन अभी बना नहीं है। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर बता दें। आज ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग यहाँ थी, जिस तरीके से हम हर महीने यहाँ करने का काम करते हैं। टोटल 11 शिकायतें थी, जिसमें से 7 शिकायतों का निपटारा किया गया है और 4 अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग छोड़ी गई है, जो भी रिपोर्ट जो है मंगा करके अगली मीटिंग के फिर उसके अंदर देखा जाएगा। जो जिला कस्टडी वार्ड समिति की बैठक होती है, निर्धारित समय पर नहीं हो पा रही है, लंबे समय से बात होती है, तो उसके बावजूद जो शिकायतें, छोटी छोटी सी शिकायतें हैं, उनका भी समाधान नहीं हो पाता, उसका क्या कारण है? मैंने कहा ना, अभी 11 शिकायतें थी, जिसके 7 का समाधान कर दिया गया है। 4 शिकायतों का स्टेटस क्या है वो मंगवाया गया है, अगली मीटिंग के अंदर रखा जाएगा और हम निर्धारित समय पर ही हर महीने ये मीटिंगें करेंगे। सर, जिस तरीके से रोहतक के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने अधिकारियों के साथ बातचीत की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ये मैं मानता हूं कि फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की, कांग्रेस के लोगों की, कि जिस तरीके से वो, जो मुझे पता चला है आपके समाचार माध्यम से ही, कि डीसी साहब आए भी थे रिसीव करने के लिए, उस समय पे आए नहीं, और जो दूसरे जो एमपी थे राज्यसभा के, उनसे अगर थोड़ा सा अंदर 1 मिनट के लिए चले भी गए, तो इसके लेकर के इतना बड़ा इस टाइप की बातें करना, इस टाइप का बवाल करना। दीपेंद्र हुड्डा जी सीनियर लोकसभा के मेंबर है, कई बार वो रहे हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, उनको उनसे इस तरीके की जो व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी। दूसरा, आजकल जिस तरीके से कई जगह पे देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों का व्यवहार जो है वो समाचार माध्यम से आप देख ही रहे हैं।